का लेसन नंबर 35 है कि ग्रामर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्लॉज़ और फ्रेज़। क्लॉज़ेज़ जो होते हैं ये जुमले के पार्ट्स होते हैं, मतलब हिस्से होते हैं, ठीक है? यूनिट्स होते हैं। और फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ जो होते हैं ये फ़िक्रे होते हैं। अब यहाँ पर हम क्लॉज़ की बात करते हैं तो क्लॉज़ क्या है? ये एक ग्रामेटिकल पार्ट है, यानी ग्रामर का हिस्सा है और इसका जो रैंक है, दर्जा है, वो सेंटेंस से नीचे का होता है, यानी सेंटेंस से कम होता है। और इसमें एक अगर ट्रेडिशनल ग्रामर की तरफ से देखा जाए तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ या शख्स होते हैं जिसके बारे में सेंटेंस जुमला हुआ है, ठीक है? और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, ठीक है? अब आगे, अब यहाँ पर फ्रेज़ के बारे में बताया। फ्रेज़ में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का सीक्वेंस होता है, अल्फाज़ होते हैं, इकट्ठे होते हैं और ये ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ये ग्रामर की साख्त बनाता है, ठीक है? लेकिन इसमें कंप्लीट मीनिंग की कमी होती है और इसीलिए ये ना तो मुकम्मल क्लॉज़ होता है, ना ही मुकम्मल सेंटेंस होता है। यानी इसमें सब्जेक्ट की कमी होती है, वर्ब की कमी होती है, इसमें एक मुकम्मल मीनिंग नहीं होता। लेकिन जो क्लॉज़ होता है उसमें सब्जेक्ट होता है और साथ में प्रेडिकेट होता है। तो देखा जाए तो इसका जो रैंक है वो क्लॉज़ से भी कम है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि एक सेंटेंस जो है उसमें क्या-क्या होता है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, चाहे वो ज़ाहरी हो या ज़ाहरी ना हो, फिर एक वर्ब होता है और एक मुकम्मल कंप्लीट थॉट होता है जो कि ग्रामर कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ ग्रामर कंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है, यानी कि मुकम्मल एक थॉट होता है, समझ आती है कि ये एक सेंटेंस है। यानी यहाँ पर अब वाज़ेह बता दिया गया है कि एक क्लोज़ जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और उसमें कंप्लीट थॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो फ्रेज़ होती है, फ्रेज़ में सिर्फ़ कलेक्शन, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का ही मजमूआ होता है। उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता और कंप्लीट थॉट भी नहीं होता। अब ये दोनों में आप फ़र्क भी याद रख। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लॉज़ेस बताई हुई हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज़ और डिपेंडेंट क्लॉज़। अब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता देती हैं, आगे तफ़सील से देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज़ जो होता है ये अकेला भी मुकम्मल मानी रखता है, यानी मुकम्मल जुमला बन सकता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज़ होते हैं ये अकेला मुकम्मल मानी नहीं देता। इसे मानी देने के लिए, मीनिंगफुल होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज़ पर ये मुनहसर होता है। आगे हम इसे डिटेल से देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे हमने इसको कहते हैं मेन क्लॉज भी कहते हैं। हमने पीछे पहले भी बताया कि इसमें एक मुकम्मल ख्याल को ज़ाहिर किया जाता है और ये एज अ सेंटेंस भी, ये एक मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर भी स्टैंड हो सकती है। यहाँ पर अब एग्जाम्पल बताई हुई है कि आई मेट द बॉय। अब ये जो अंडरलाइन की हुई टेंस हैं, मतलब फिक्रें, आप इसे पढ़ कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें आई मेट द बॉय, तो इसमें एक मुकम्मल जो है वो थॉट है, शी इज़ वेयरिंग अ शर्ट। तो ये भी एक मुकम्मल समझ आ रही है। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो ये भी मुकम्मल समझ आ रही है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हर, वही बात आ गई है कि हर अंडरलाइन जो पार्ट है वो एक मेन क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। और ये एज अ स्टैंड, मतलब एक जुमले मुकम्मल, ये अकेला मुकम्मल जुमला बन सकता है। इसके अलावा नॉर्मली इसी वजह से, क्योंकि ये एक मुकम्मल कंप्लीट ऑफ थॉट देता है, तो इस वजह से इसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, ऐसे सादा सेंटेंस भी कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है इसे सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज़ के बारे में बताया। डिपेंडेंट क्लॉज़ जो होती है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज़ भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा क्लॉज़ जो कि मुकम्मल कंप्लीट ऑफ थॉट एक्सप्रेस नहीं करता, यानी इसका एक मुकम्मल मानी नहीं होता। इसे मुकम्मल मानी ज़ाहिर करने के लिए दूसरे क्लॉज़ यानी मेन क्लॉज़ पर डिपेंड होना पड़ता है और ये अकेला जुमला भी नहीं बन सकता। क्यों? और अब यहाँ पर बताया कि अगर एक सेंटेंस में एक एक सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है तो वहाँ पर मेन क्लॉज़ का होना जो है वो लाज़मी है, ताकि समझ आ सके। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताइए कि व्हिच टेस्ट
गुड, विच टेस्ट गुड मतलब अब यहाँ पर किस चीज़ का जायका अच्छा है, किस का जायका अच्छा है, तो इसका कोई समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का जायका अच्छा है। तो यहाँ पर ये क्या हुई है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई क्योंकि इसमें कंप्लीट थॉट नहीं है, ये एक मुकम्मल सेंटेंस भी नहीं है, तो इसके लिए एक मेन क्लॉज की ज़रूरत है। जैसे ही लाइक ही लाइक्स चाइनीज़ राइस एंड विच टेस्ट गुड। तो अब समझ आ रही है कि ताहम जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसे किसी न किसी मेन क्लॉज के साथ ही आना होता है। इसके साथ मेन क्लॉज आता है। डिपेंडेंट क्लॉजेस के टाइप बताई हुई हैं कि जो सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये सेंटेंस में नाउन, इसम, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर अब बताया हुआ है कि इसके फंक्शन की बुनियाद पे सबऑर्डिनेट को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, क्योंकि ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम करता है। तो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज में क्या आता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एज अ नाउन फंक्शन करे सेंटेंस में, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे व्हाट ही डिड, मतलब उसने क्या किया। तो अब ये एक है नाउन क्लॉज है, ठीक है। अब इसकी कंप्लीट समझ नहीं आ रही जब तक ये इस फिक्रा साथ नहीं लगा। तो क्या अब समझ आ रही है मेड अ प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली। अब यहाँ पर बताया हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है, ठीक है। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, एक नाउन और प्रोनाउन को बयान करती है। आगे एडवर्ब क्लॉज के तौर पर बताया हुआ है, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कि फंक्शन करती है एज अ एडवर्ब के तौर पर, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया हुआ एडवर्ब जो होता है ये या तो ये वर्ब के काम को मॉडिफाई करता है, यानी उस वर्ब के काम की वजाहत करता है। इसमें जो एडवर्ब होता है ना, ये पूरे मुकम्मल जो जुमला है उसकी भी वजाहत कर सकता है। ले और आगे बताया हुआ है कि जो एडवर्ब है ये टाइम, मेन क्लॉज में टाइम को, कॉज को, वजह को, कंडीशन शरत को, फ़र्क को, तज़ाद को, इंटेंसिटी को ज़ाहिर करता है, जिसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर कंजक्शन के बारे में बात की गई है। कंजंक्शन क्या होता है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लॉज, सेंटेंस या एक ही जुमले क्लॉज में मौजूद वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। क्लॉज कंजंक्शन क्या करता है, ये जो मेन क्लॉज होती है और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उनको ज्वाइन करता है, उनको आपस में जोड़ देता है। जैसे इफ हो गया, बट हो गया, ये इसकी मिसालें हैं कंजंक्शन की, ठीक है। ये वो वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ होता है, यानी शर्त इसमें रखी जाती है, जहाँ पे शर्त रखी जाती है वहाँ पे इफ़ यूज़ होता है। यहाँ पर बताया गया आई विल कम टू द पार्टी इफ़ यू इनवाइट मी, कि मैं तब पार्टी आऊँगा जब आप मुझे मतलब इनवाइट करेंगे तो फिर आऊँगा। ये कंडीशन होगी ना, शर्त होगी इसमें। आगे बताया होगा कि वन वेन एवर इंडिकेट टाइम। वेन जो है ये और वेन एवर जो है ये टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर ही विजिट द लाइब्रेरी व्हेन ही गोज टू हिज कॉलेज, जब उस कॉलेज जाता है तब वो लाइब्रेरी विजिट करता है। तो यहाँ पर टाइम हो गया, वाइल भी टाइम, और हैरान कौन जो कंट्रास्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है, बिकॉज रीज़न के लिए यूज़ होता है। बिकॉज रीज़न के लिए अब किस तरीके से यहाँ पर जैसे बताया गया है कि आई कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉज इल, कि मैं काम पर नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ पर रीज़न बता दी गई है। अब सिंस रीज़न और टाइम के लिए एज होता है रीज़न टाइम, और आगे आप देख सकते हैं कि आल दो, दो, इवन दो जो होता है, ये जो हैरान कौन फैक्ट्स होते हैं ना, कंट्रास्ट होते हैं, कंट्रास्ट के लिए ये यूज़ होते हैं। ओके, आगे एंड पे यही बताया है कि कंजक्शन जो है वो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं।